अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मावरा हुसैन की। मावरा हुसैन का आजकल बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। क्यों उड़ाया जा रहा है वो भी आपको बताएंगे, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि मावरा हुसैन में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है। सेट पर बहुत ज़्यादा लोग उनको देखकर हैरान हैं, और बहुत सारे लोग जो मेरे जानने वाले हैं वो भी बता रहे हैं कि यार मावरा तो बिल्कुल चेंज हो गया है। क्या चेंजिंग है उसके बारे में ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि उनका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने स्टेटस लगाया कि दुनिया के बहुत बड़े स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उनको मैसेज किया और हैप्पी न्यू ईयर विश किया है। अब जब उन्होंने ये पोस्ट लगाई, कहा कि मेरा तो नया साल बन गया, मुझे इतने बड़े स्टार ने विश किया, और उन्होंने हर जगह पर उनका वो स्क्रीनशॉट, वो मैसेजेस, सब कुछ लगाकर बड़ा फख्र महसूस किया। और इसी तरह के बहुत सारे और दुनिया में स्टार्स थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हमें विश किया है। जब ये खबर बहुत ज़्यादा फैली तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम ने इस बात को क्लियर किया, हमने कोई सिलेक्टिव लोगों को मैसेज नहीं किया, बल्कि जिन लोगों ने हमें फॉलो किया हुआ है। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि उनके कितने फॉलोअर्स हैं। उनके 6.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 650 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यानी कि 6.5 करोड़। इतने ज्यादा फॉलोअर, माशाल्लाह। बहरहाल इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने चंद हजार लोगों को ऑटो जनरेटेड मैसेज कर दिया कि भाई सबको हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज चला जाए। तो मावरा ने भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फॉलो किया हुआ था, उनको भी ये मैसेज आया, और तब जाकर पता चला कि मावरा को वो जानते नहीं है, बस उन्होंने इस तरह से मैसेज किया और मावरा को चला गया। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि उन लोगों ने किन लोगों को मैसेज किया होगा। जो वेरीफाई होंगे, जो अकाउंट वेरीफाई होंगे, उनको उन्होंने मैसेजेस भेजे होंगे, ऑटो मैसेजेस, तो उनमें मावरा का भी होगा। उन्होंने कुछ कंट्रीज को भी सिलेक्ट किया हुआ था, और उन्होंने सोचा था कि जितने भी वेरीफाई अकाउंट है उनको मैसेजेस चले जाएं। उनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूरोप, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी कंट्रीज थी, वहां पर ये मैसेजेस गए हैं। और मावरा हुसैन इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करती रही, लेकिन बाद में जब ये पता चला तो उनको काफी शायद शर्मिंदगी भी होती हो। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं, जो उनमें अच्छी बात, जो चेंजिंग आई है वो क्या है। एक बात पहले आपको बताता चलूं कि आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक इंडिया में फिल्म की थी जिसका नाम था सनम तेरी कसम। उस फिल्म को देखने के बाद, उन सीन्स को देखने के बाद आप सोच भी नहीं सकेंगे कि मावरा हुसैन, जिसने इंडिया की उस फिल्म में बहुत ज्यादा बोल्ड सीन्स किए थे, बहुत गंदे सीन्स किए थे, कपड़े वो बहुत बेहुदा पहनती थी, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में पता नहीं ऐसी क्या बात डाली कि अब वो अपने आप को कवर्ड रखती हैं। सेट पर कोई नमाज नहीं छोड़ती, हमेशा नमाज के वक्त सीन्स भी मतलब रोक देती हैं, नमाज पहले पढ़ती हैं फिर सीन करती हैं। इतनी खुशी होती थी जब मैं मावरा हुसैन को देखती थी कि सीन छोड़ के आगे आके नमाज पढ़ रही। आप सोचें कि जो बंदी ऐसे कपड़े पहनती हो जिसमें ना होने के बराबर हो, बाहर जाती हो तो ऐसे कपड़े पहनती हो कि पता ही ना चले कि ये पाकिस्तानी है, मुसलमान है। उनके लिबास को देखकर कभी बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये किसी मुसलमान घर में पैदा हुई थी, लेकिन अब उनमें इतनी चेंजिंग आ गई है कि वो अपने आप को कवर्ड रखती हैं। और बहुत सारी जगहों पर, सेट पर तो ये देखा गया है कि उन्होंने दुपट्टा किया होता है, और ये चीज़ देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं जब भी किसी से सुनता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हम बेहयाई के खिलाफ बात करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ बात करते हैं, वहीं जो लोग थोड़ा सा भी चेंज होते हैं, जिनके दिल में थोड़ा सा भी अल्लाह का खौफ आ जाता है, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके बारे में आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है, ताकि उन लोगों को अपने बारे में अच्छा पढ़कर, अच्छा सुनकर ये फील हो कि हम अपने आप को ज्यादा बदल लें तो लोग हमें कितना पसंद करेंगे। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं यशमा गिल के बारे में। तो यशमा गिल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, या जितने भी लोग हैं जिनको लोग ज्यादा सुनते हैं, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे बारे में बात ना किया करें, क्योंकि हमारे बारे में जो भी आप बोलते हैं वो बहुत ज्यादा एकदम वायरल हो जाता है। हम एक्टर्स हैं और हम ज्यादा अपने बारे में ना प्राइवेसी चाहते हैं। कुछ कवर ना करें, क्योंकि आपकी वीडियोस बहुत वायरल होती हैं और थोड़ी प्राइवेसी होती है हम लोग इंडस्ट्री के लोगों की भी। उनके इस बयान पर ना मुझे इतनी हंसी आई, रात को मैं सो रहा था, यकीन जाने खराटे मारते हुए एकदम मैं उठ के हंसने लग गया। मेरे घर वाले कहते हैं पागल हो गया, पागल खाने जाके इसको जमा कराओ। मैंने कहा नहीं, मुझे यशमा गिल रात को ख्वाब में आई और कहती हैं कि हम एक्टर्स हैं, हमारी पर्सनल लाइफ, हम जरा प्राइवेसी चाहते हैं। आप मुझे ये बताएं कि प्राइवेसी कौन सी आपको चाहिए। एक तरफ वो डॉक्टर जाकिर नाइक के शो में जाती हैं, वहां पर कहती हैं कि मैं दीनदार हो गई हूँ, मैं नेक हो गई हूँ, दुपट्टा करती हैं, और अगले ही दिन
वो ऐसी लंदन की सड़कों पर ऐसी वीडियो लगाती हैं, कभी बेड पर ऐसा फोटो शूट लगाती हैं, और उसके बाद वो ऐसी ऐसी चीजें करती हैं, ऐसे ऐसे गानों पर डांस करती हैं। मुझे समझ नहीं आती वो कौन सी प्राइवेसी है जो चाहती हैं। वो एक केड़ी प्राइवेसी है यार, जरा मुझे आप बताएं। यशमा गिल के बारे में ना तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख कर बताना है कि वो कौन सी प्राइवेसी चाहती है। ऐसी प्राइवेसी मेरी तो समझ से बाहर है। मेरे तो कंप्यूटर की किसी हार्डवेयर ना क्या कहते हैं ना किसी सॉफ्टवेयर में किसी चीज में एडजस्ट नहीं हो रही। इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी। वो पुरानी एक्ट्रेस है यार, आजकल वो बहुत ही जो है ना खबरों की जीनत बनी रहती है, कोई ना कोई ऐसी बात करती रहती है, बंदा मजबूर हो जाता है उनके बारे में डिस्कस करने को। जॉन रैम्बो की सास और साहिबा की वालिदा निशो बेगम के बारे में। निशो बेगम आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात करती रहती हैं कि बस उन पर डिस्कस करना ही पड़ता है। अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा, एक शो में गई हुई थी और उन्होंने कहा है कि मैं शादी करना नहीं चाहती, बस मुझसे शादी हो जाती है। मतलब मैं शादी करना नहीं चाहती, मुझसे शादी हो जाती है, और मैं अपने आप पर इतना जबर करती हूँ, इतना सब्र करती हूँ कि मुझे इतने ज्यादा प्रपोजल आ रहे हैं भाई, इतने ज्यादा लोग, इतने ज्यादा लड़के मुझसे शादी करना चाहते हैं। उम्र इनकी तकरीबन 90 साल है। कहती हैं कि इतने लोग मुझसे शादी करना चाह रहे हैं, मैं क्या करूं, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि मैं शादी ना करूं क्योंकि मेरा ये चार्म जो है ना वो बरकरार रहे। हाय अल्लाह जी, हले भी चार्म बरकरार रहे। 90 साल उम्र होगी है, 3 शादियां ये कर चुकी हैं, और हाँ इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने 90 साल की उम्र में भी अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बात जरा समझ से बाहर है कि 90 साल की उम्र में वो कह रही हैं कि मैंने अपने आप को अभी बचा के रखना है, मैं चाहती हूं कि मेरा ये जो चार्म है ना वो कायम रहे। एक केड़ा चार्म है यार, जरा तुसी तो दस दो यार। बहरहाल आप सभी को पता है कि आजकल वो अपने दामाद से भी बहुत ज्यादा नाराज हैं, अपनी बेटी से भी बहुत ज्यादा नाराज हैं, और उसकी वजह आप सबको पता है कि 42 साल के बाद साहिबा जब अपने वालिद से मिली है और रैम्बो उनको लेकर आए हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रैम्बो ने ये काम गलत किया है, पर्दा डला हुआ था, सब कुछ छुपा हुआ था, छुपा ही रहने देते। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि रैम्बो ने बहुत बड़ी नेकी की है, क्योंकि साहिबा के दिल में, अभी मेरे रैम्बो के एक बहुत ही करीबी दोस्त से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि यार पर्दा डला हुआ था, छुपा हुआ था, सब कुछ छुपा ही रहने देता। लेकिन मैं ये समझता हूं, और मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग ये बात समझते हैं, जानते हैं कि रैम्बो ने बहुत बड़ी नेकी की, क्योंकि साहिबा हमेशा ये समझती थी कि उनके वालिद ने पलट कर उनको कभी नहीं देखा। 42 साल तक साहिबा को उनके वालिद ने ना कभी देखा, ना कभी मिलने आए, और ना ही वो उनको चाहते थे। लेकिन साहिबा से मिलने के बाद उनको पता चला कि उनकी वालदा ने आज तक साहिबा से मिलने ही नहीं दिया। कई बार वो आए, ना दरवाजा खोला, और जब वो मिलने आए तो उनको बहुत ज्यादा धमकियां मिला करती थी, और ये कहा जाता था कि अगर आइंदा तुम इस दरवाजे पर आए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये बातें साहिबा के जब इल्म में आई तो साहिबा ने क्या किया कि उसने अपनी वालदा से बिल्कुल नाराजगी कर ली, और वो कभी भी अपनी वालदा से नहीं मिलती। अब जाहिर है जब बेटी सब कुछ जान जाए कि मुझे अपने बाप से दूर रखा गया, और बेटी हमेशा ये समझती रही हो कि मेरे बाप ने मेरे साथ बड़ा गलत किया है, इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को बार बार ये कहता हूं, देखें जब आप लोगों की लड़ाई होती है ना, आप लोग अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। मुझे फिजा अली की ना, फिजा अली जो मॉर्निंग शो आजकल करती हैं, कभी बहुत अच्छी मॉडल हुआ करती थी, खैर वो भी पिछले दिनों बाहर गई हुई थी, तो उन्होंने ना एक लिबास पहना था, बड़ा अजीब सा लिबास पहनकर उन्होंने वॉक की। तो मैंने कहा ऐसा बिल्कुल बारीक सा ट्राउजर, ये पहनने के बाद इनको कमेंट सेक्शन में गालियां तो बहुत पड़ी होंगी। जब मैंने कमेंट सेक्शन खोला तो उन्होंने ऑफ किया हुआ था, और बाकी वीडियोस पे मैंने जाकर देखा तो कमेंट्स ऑन थे। तब मुझे ये बात समझ आई कि इन्होंने क्यों ऑफ किए हुए हैं। और हालांकि मैं ये समझता हूं कि जब कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाए ना, फिजा अली बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। क्यों? कभी वो सुपर मॉडल हुआ करती थी, फिर वो सिंगिंग में हिट हुई, फिर वो मॉर्निंग शो में हिट हो गई, अब उनका रोजगार सब कुछ अच्छा लगा हुआ है। लेकिन वो जब इस तरह की हरकतें करती है और फिर कमेंट्स ऑफ कर देती है, तो इससे पता चलता है कि अवाम उनकी तारीफ नहीं कर रही बल्कि उनको बुरा भला कह रही है। बहरहाल फिजा अली की ये बात मुझे अच्छी लगी कि वो अपनी बच्ची को उनके वालिद से मिलने देती हैं, और जब वो अपने वालिद से मिलना चाहती हैं तो दोनों माँ और बाप इकट्ठे
स्कूल में भी जाते हैं और बहुत सारी चीजें जब जरूरियात होती हैं वहां भी इकट्ठे चले जाते हैं, माँ बाप स्कूल में इकट्ठे चले जाते हैं, रुखसती के वक्त इकट्ठे होंगे, तो ये जो लड़ाई के बाद जो है ना बच्चों की तरबियत में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ये बेहतर है। लेकिन जब आप अपने बच्चों को सिर्फ ये बताते रहते हैं ना, तुम्हारे बाप ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था, तुम्हारा बाप बहुत बुरा था, तुम्हारा बाप मुझे मारता था, तुम्हारा बाप ऐसा करता था, तुम्हारा बाप वैसा करता था, नशेई था, लेकिन जब वो सामने आता है कई सालों के बाद तब पता चलता है कि बाप तो बहुत अच्छा था, हमारी माँ ऐसा क्यों करती रही, तब जाकर फिर वो बच्चे बाप से मोहब्बत करने लग जाते हैं और माँ से दूर हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा कभी ना कीजिएगा। अल्लाह ना करे कि आपकी जिंदगी में कभी ऐसा फेज आए कि आप लोग अलग अलग हों, जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें। लेकिन जब अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मकाम आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा अपने आप को मतलब इस जगह ऐसी जगह ना लेके जाइएगा कि कल को आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। भारत चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं मिना, क्या नाम है क्या नाम यार, नाम भूल जाता है, क्या करूं यार वो दो बहनें हैं एमन मिनाल, यार वैसे तो वो इतनी खूबसूरत है, भूल तो सकती नहीं है, लेकिन क्या करें यार, इतनी सेलिब्रिटीज के बारे में बात करनी होती है, इतनी खबरें होती हैं तो बंदा भूल ही जाता है। लेकिन ये बात आप जानकर बड़े हैरान होंगे कि उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि 11 साल की उम्र तक, मतलब वो जब शोबिज इंडस्ट्री में आई थी ना तो बहुत छोटी थी, मतलब 4-5 साल की थी, तो वो काम करती रही और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि मेरे वालिद को बेसिकली एक्टर बनने का शौक था, तो वो ना बन सके, उन्होंने कहा चलो अपने बच्चों को इस फील्ड में ले आता हूँ। हम काम करते रहे और 11 साल की उम्र में हमने जब हमने 11 साल की उम्र में ऐड किया और उसका हमें 30,000 का चेक मिला, तो मेरे वालिद ने उस चेक को फ्रेम करा के लगाया, मतलब आज तक उस चेक को कैश नहीं कराया गया, वो फ्रेम में लगाया गया कि ये हमारी पहली कमाई है। और उस दौरान उनके वालिद ने इनकी वालदा को कहा कि यार इतने लोग काम करने आते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि सब फ्री में काम कर रहे हो, जरा पता तो करो। तब जाकर पता चला कि ये जो मिडिल मैन होते हैं ना, ये जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ये पैसे खुद ले लेते थे और उनको नहीं देते थे। पैसे तो हमें बहुत अरसे बाद मिले, बहुत सारे अकाउंट खुल जाएंगे जो अभी भी सारे हमारे नहीं पूरे हुए हैं। और उस टाइम शायद मम्मा पापा को भी नहीं पता था, बेचारे मेरे मम्मा पापा इवन डिडंट नो दैट पैसे मिलते हैं। तो वी फाउंड आउट कि somebody वो जो बीच में था, he was eating all the money, you know, होता है न्यू कमर्स, कोई बात नहीं। और ये रिवाज आज तक कायम है। आपको पता है बहुत सारे डायरेक्टर्स कहते हैं कि हमें इतने लोग चाहिए, हमें फला कैरेक्टर के लिए एक्टर्स और एक्टर की जरूरत है, तो वो लोग एक्टर नए लोग इकट्ठे करके ले आते हैं और जब वो लोग आ जाते हैं तो उनको पैसे देने की बजाय ये लोग अपनी जेब में डाल लेते हैं। ये जितने भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, ये लोग अपनी जेब में डाल लेते हैं और उनको पता ही नहीं चलने देते कि उनको कितना पैसा मिला था। कई साल तक वो काम करने के बाद दिल बर्दाश्ता होकर इस फील्ड को छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको पैसे नहीं मिल रहे होते, लेकिन असल में कोऑर्डिनेटर्स खा रहे होते हैं। और वही कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो आपको बदनाम भी करवाते हैं और वही कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो आपको आगे भी नहीं आने देते। क्यों? एक बार आपने काम कर लिया, अब जब पैसे मांगेंगे, बार बार मांगेंगे तो क्या करेगा? किसी और को बुला लेगा, या कोई कोऑर्डिनेटर लड़की है तो किसी और को बुला लेगी कि अब इसको बुलाया तो ये पिछले भी मांगेगा और ये वाले भी मांगेगा। इससे बेहतर है कि हम किसी और से काम करवा लें। तो आप लोगों को ये मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग भी अगर कहीं पर काम करने जाएं तो कोऑर्डिनेटर आपको बुलवाए तो वहां जाने के बाद डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर से आप पता करवा लें कि आपको कितनी पेमेंट मिलनी है, और अगर मिलनी है तो वहीं पर आप अपनी पेमेंट ले लें। वरना ये कोऑर्डिनेटर्स इसी तरह से 6-7 साल जिस तरह से एमन मिनाल के पैसे उन्होंने खाए, इसी तरह से वो आपके भी खाते रहेंगे, आपके भी। अच्छा, एक और आपको बात बताओ, ये कोऑर्डिनेटर्स का बनता कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक किसी भी कोऑर्डिनेटर के पास ना तो अच्छी गाड़ी देखी, ना कोई अच्छे कपड़े देखे, ना अच्छा फोन देखा। वो बेचारा सारी जिंदगी दूसरों के खा कर ऐसे ही अपना वक्त गुजार लेते हैं। अब जवेरिया साउथ तो है नहीं जिन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स के करोड़ों खाए थे, और आपको पता है जवेरिया साउथ ने जब करोड़ों खाए थे तो उनका जब घर का एक वीडियो आया था ना, उन्होंने अपने कहा था माय होम टूर, वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी और उसके बाद बहुत सारे लोग सामने आए थे कि जवेरिया ने हमारे इतने करोड़ देने हैं, साउथ ने हमारे इतने करोड़ देने हैं, हमने इनके ड्रामे में इतने, वो जो एक बड़ा सोप था, क्या नाम था उसका, आप लोगों को याद होगा, जवेरिया और साउथ का एक बहुत लंबा सोप चला था, 200-400 एपिसोड का।
उस सोप में बहुत सारे एक्टर्स ने काम किया था और उसमें बहुत सारे लोगों की पेमेंट्स रुकी हुई थी। वो एक तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना, और आप लोगों को याद होगा कि एक बहुत सीनियर एक्ट्रेस थी जो हमारे पुराने ड्रामों में आया करती थी उमर शरीफ के साथ, और इस्माइल क्या नाम था, एक और हमारे एक्टर थे कॉमेडियन, उनके साथ आया करती थी। बड़ा ज़बरदस्त उनका मतलब किरदार था, मुझे नाम याद है इस बार मैं नहीं भूला हूँ, लेकिन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना है। उन्होंने सऊद और जवेरिया के खिलाफ FIR कटवाई थी कि ये लोग हमारे पैसे नहीं दे रहे। बहरहाल ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है। याद रखें कि जब भी कोई कोऑर्डिनेटर आपको बुलाए तो उससे पैसे पहले तय कर लें, और ये भी तय कर लें कि जब हम सेट पर पहुंचे तो हमें पैसे मिल जाने चाहिए। बहरहाल ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मामलात आपके भी अल्लाह ना करे आए, तो आपको ये सारी बातें सुनने के बाद ये कम से कम सीखने को मिलेगा कि हमें अपने पैसे कैसे निकलवाने हैं। अगली बार बुलाए ना बुलाए, लेकिन वक्त ही अपने अपने पैसे ज़रूर निकलवाने हैं। जो मेहनत आपने की है ना, उसका सिला आपको मिलना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।